नमस्कार। राज्यसभा चुनाव के ऊपर ये हमारा इस सीजन का दूसरा वीडियो है। वैसे तो हम राज्यसभा चुनावों को बड़े विस्तार से कवर करते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल इतने विस्तार से कवर नहीं करता। इससे पिछले वाला वीडियो बड़ा पारंपरिक वीडियो था कि 18 जून को 3 राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं और 10 राज्यों की 24 नियमित सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं राज्यसभा की सीटों के। उस पर मैंने एक पारंपरिक वीडियो बनाया था, कौन कौन सी सीटें खाली हो रही हैं, कहां पर क्या समीकरण है, क्या स्थिति है। लेकिन अब जैसे जैसे नॉमिनेशन की डेट नजदीक आ रही है, मैं आपको बता दूं कि नामांकन की जो लास्ट डेट है वो 8 जून है और नामांकन वापसी की जो डेट है वो 11 जून है। और अगर जरूरत पड़ी तो 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन वोटिंग होगी। तो इस लिहाज से यह दूसरा वीडियो बनता भी था। कुछ जगह पर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, कौन राज्यसभा में जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को लेकर उहापोह की स्थिति है। जैसे कर्नाटक से एचडी देवेगौड़ा जो बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन से हैं, वो फिर से राज्यसभा भेजे जाएंगे या नहीं, इसे लेकर कर बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कौन जाएगा और किसके कोटे से किसे भेजा जाएगा, या फिर देवेगौड़ा साहब ही जाएंगे, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। और सबसे दिलचस्प स्थिति तो दोस्तों हो गई है कहां की? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की 4 सीटों में से एक बीजेपी मांग रही है, जबकि चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि वो एक सीट दे दें पवन कल्याण की पार्टी को। यहां पर पेच फंस गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इसमें बाई इलेक्शंस की संभावनाएं बन गई हैं। पश्चिम बंगाल में तो बाई इलेक्शन अभी नहीं हो रहा है, लेकिन तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा की एक एक सीट पर भी बाई इलेक्शन होने जा रहा है। उस पर भी बहुत सारी जानकारियां मेरे सामने आ रही हैं। इन सभी को समाहित करते हुए आज कोशिश करते हैं कि एक विस्तृत वीडियो फिर से बनाया जाए। देखिए 245 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, इसमें 233 राज्यों द्वारा और केंद्र शासित राज्यों की जो विधानसभा है वहां के विधायकों के मतदान के बाद भरे जाते हैं, जबकि 12 सीट ऐसी होती हैं जिसमें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मनोनीत किया जाता है। यह एक अलग मैटर है। इस समय राज्यसभा की राजनीतिक स्थिति जो है वो एनडीए के समर्थन में है। सत्ताधारी एनडीए के पास 132 का आंकड़ा है, जबकि बहुमत के लिए 123 की ही आवश्यकता है। लेकिन बीजेपी के पास अकेले अपने दम पर 113 राज्यसभा सीटें हैं, यानी कि उसे अभी 10 सीटों की और आवश्यकता है अपने दम पर बहुमत लाने के लिए। और इसके लिए अमित शाह और उनकी टीम दिन रात काम कर रही है। इस दिशा में कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां पर जो चुनाव होने जा रहा है, इन सारी सीटों पर यह अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने जा रही है और उसके सामने कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं आएगी। लेकिन विपक्षी दलों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी ने तो ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। टीएमसी में पश्चिम बंगाल में भारी संख्या में तोड़फोड़ की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा कुछ वहां के जो सांसद है राज्यसभा के, वो इस्तीफा दे रहे हैं। संभावना यह बन रही है कि इन राज्यसभा के सांसदों को बीजेपी अपने कोटे से चुनवा देगी, क्योंकि अब बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है वहां पर। तो बहुत सारी समीकरणें बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले जो आज का सबसे दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है आंध्र प्रदेश का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले आंध्र प्रदेश के बारे में आपको मैं बता दूं कि यहां पर 4 सीटें खाली हो रही हैं। टीडीपी के सना सतीश बाबू, इनकी सीट खाली हो रही है, और 3 सीटें वाईएसआरसीपी के पास थी जो अब सत्ता से बाहर हो चुकी है, यानी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी। वाईएसआरसीपी की ओर से अल्ला अयोध्या रामारेड्डी, पिल्ली सुभाष चंद्र बोस और परिमल नाथ वानी, ये 3 थे। लेकिन अब इनमें से एक के भी वापस जाने की संभावना नहीं है, यानी कि 4 सीटें जो है, 4 की 4 सीटें एनडीए के पास आने वाली हैं। लेकिन यहां पर सीट बंटवारे को लेकर कशमकश है। बीजेपी ये चाहती है कि उसे एक सीट अगर चंद्रबाबू नायडू यहां से दे दें तो वो अपने दम पर बहुमत के करीब पहुंच सकती है। और यहां का आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि क्या है। 175 सदस्यीय विधानसभा है यहां पर, और इसमें जो गठबंधन आया था सत्ता में एनडीए, उसने 164 सीटें 164 पर कब्जा जमाया था, जिसमें तेलुगु देशम की टीडीपी की 135 सीटें हैं। पवन कल्याण की जो पार्टी है जनसेना पार्टी, उसके पास 21 सीट्स हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीती थी, जबकि जगनमोहन रेड्डी की पार्टी केवल 11 सीटों पर सिमट करके रह गई थी। और यहां पर आंकड़ा यह है कि 4 राज्यसभा सीटों को जीतने के लिए, एक सीट जीतने के लिए 36 वोट्स की आवश्यकता होगी। तो जगनमोहन रेड्डी तो पहले ही इस दौड़ से बाहर हो चुके हैं। लेकिन अब दिलचस्प यह है कि भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू को बना पाती है या नहीं। दूसरे जो वर्तमान सांसद हैं टीडीपी के, अभी तक तो एकमात्र यही थे, इनको जो सांसद हैं सना सतीश बाबू, ये जाने माने कारोबारी हैं, चंद्रबाबू नायडू के सपोर्टर रहे हैं, उनकी पार्टी के फाइनेंसर रहे हैं, इन्हें तो निश्चित रूप से वो भेजेंगे ही। जबकि शेष 3 में से 2 सीटों पर वो अपने किसी वफादार को भेजना चाहते हैं। उनका मानना है कि एक सीट जो है, चौथी सीट, वो जनसेना पार्टी को, पवन कल्याण की पार्टी को सौंप दी जाए। हालांकि इस योजना में बीजेपी के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आप एक काम करें, आप अपने हिस्से की 3 में से 1 हमें दे दें और 1 पवन कल्याण की पार्टी को दे दें। अब दिक्कत यह है कि हो कैसे, क्योंकि पार्टी का कैडर इतना बड़ा है चंद्रबाबू नायडू की कि बहुत सारे नेता वहां पर पहले से ही लाइन लगाए हुए बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में वो उनको देंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा समीकरण है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर अमित शाह चाहेंगे तो चंद्रबाबू नायडू मना नहीं कर पाएंगे। दूसरे, इसमें टीडीपी की तरफ से राजेश किल्लारू, ये नायडू परिवार और विशेष को जो उनके बेटे हैं नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू के, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं, उनका नामांकन भी हो सकता है। देवीनेनी उमा महेश्वर राव और लिंगमेनेनी, ये दोनों ही प्रभावशाली कम्मा समुदाय के नेता हैं। पार्टी के भीतर इनकी मजबूती है। टीडीपी से ये भी नाम चल रहे हैं। विजय चिंता कायला, ये जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उनके जो सुपुत्र हैं विजय, उनकी भी जो है दौड़ में चल रहे हैं। चिंता काला जो अय्याना है, उनके बेटे राज्यसभा, यानी राज्यसभा जाना चाहते हैं, वहां की विधानसभा के स्पीकर के बेटे। तो इस तरीके से ओबीसी, बीसी, शेड्यूल क्लास, इन सब का भी बैलेंस वो बनाना चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 1 सीट हमको दे दीजिए। ऐसे में वो 1 सीट देंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी के पास मिलता हुआ एक स्टेट है कर्नाटक, जो इन दिनों बड़ी सुर्खियों में है। सिद्धरमैया, वहां के सबसे बड़े नेता, मुख्यमंत्री, उनसे इस्तीफा लिया गया है कांग्रेस का। डीके शिव कुमार को वहां पर फिर से कमान सौंपने की योजना है, क्योंकि अभी तक तो डिप्टी सीएम थे, इस बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की योजना बनी है। और यह लगभग तय हो चुका है कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कब लेंगे ये मुझे नहीं पता। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस समय ना डीके शिव कुमार का भी सीएम बने हैं और ना ही सिद्धरमैया अब सीएम रहे हैं, इस्तीफा दे चुके हैं। ये इस समय वहां का समीकरण है। यहां पर बीजेपी और जेडीएस विपक्ष में है। बीजेपी के पास 66 और जेडीएस के पास 19 एमएलए हैं, यानी कि कुल 85 हैं। और यहां पर कांग्रेस जो है 224 में से 135 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत में है। और यहां पर 1 सीट जीतने के लिए 45 वोट्स की आवश्यकता है। कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे रिटायर हो रहे हैं 25 जून को। एचडी देवगौड़ा 25 जून को रिटायर हो रहे हैं। इरन्ना बी कडाडी बीजेपी के लिंगायत नेता हैं, प्रमुख नेता हैं, ये भी 25 जून को रिटायर होंगे। और के नारायण पार्टी के बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, ये भी रिटायर हो रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प यह है कि क्या खड़गे जी को कांग्रेस फिर से भेजेगी, अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। चर्चा यह है कि खड़गे जी को पुनः चुने जाना संभवतः पार्टी के मनोबल के लिए बहुत आवश्यक है, कि अगर पार्टी का अध्यक्ष किसी भी सदन का मेंबर नहीं रहेगा तो पार्टी के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा। यही माना जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं, राहुल गांधी, कि खड़गे जी को फिर से भिजवाया जाए, वहां पर उन्हें सदस्यता दिलवाई जाए। लेकिन दूसरी ओर एक और भी प्रयास किया जा रहा है कि सिद्धरमैया को भी राज्यसभा में भेजा जाए। हालांकि सिद्धरमैया अभी दिल्ली में आए और उन्होंने अपने 108 एमएलए का समर्थन पत्र राहुल गांधी को दिखाया कि मेरे साथ 108 एमएलए हैं, अगर मेरे साथ कुछ भी गड़बड़ की तो पार्टी दो फाड़ हो जाएगी। हकीकत बात तो यही है। और सारे के सारे एमएलए का यह कहना है कि सिद्धरमैया को केंद्र की राजनीति में मत भेजिए, उनको राज्य में ही बना करके रखिए। यानी कि डीके शिव कुमार के सिर पर ही लोग बैठाए रखना चाहते हैं। जबकि कांग्रेस ने यहां से एक टिकट का वायदा किया है वाईएस शर्मिला को। मैं आपको बता दूं कि वाईएस शर्मिला आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये जो जगनमोहन रेड्डी हैं उनकी बहन है।
और इन्होंने अपनी पार्टी खत्म करके कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी 2024 के चुनाव से पहले। और उस समय इनसे वायदा किया था कि साहब आपको यहां भेजा जाएगा। तेलंगाना में जो इनकी इकाई थी, ये उसकी अध्यक्ष थी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी की, और इनको कांग्रेस में विलय कर लिया गया था और यह वायदा किया था, तो इनका जाना तय है। इसके अलावा दो बड़बोले टाइप के जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा, उनकी भी सुनने में आ रहा है कि चर्चाएं हैं। अब देखते हैं किसकी तपस्या रंग लाती है। लेकिन सिद्धरमैया का जो गुट है वो स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि भाई सिद्धरमैया को राज्यसभा मत भेजिए। राज्यसभा भेजने का मतलब है उन्हें स्टेट की राजनीति से बाहर कर देना। और सिद्धरमैया, अशोक गहलोत की आत्मा उनके अंदर घुस चुकी है। अशोक गहलोत तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए भी तैयार नहीं हुए थे और दिल्ली नहीं आए थे, तभी खड़गे जी का चुनाव हुआ था और वो अध्यक्ष बने थे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कर्नाटक में, यह बहुत ही दिलचस्प है। दूसरे, अगर एचडी देवेगौड़ा जो 90 साल के हो रहे हैं, अगर उनकी उम्र और स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि जेडीएस ये सीट भाजपा के लिए छोड़ दे। क्योंकि भाजपा क्या चाहती है? भाजपा ये चाहती है कि अपने दम पर उसका राज्यसभा में बहुमत हो, तो उसे एक सीट और एक्स्ट्रा यहां से मिल सकती है। राजस्थान में भाजपा का दबदबा है। 200 सदस्य विधानसभा में कांग्रेस के पास 69 है और बीजेपी के पास 115 है। यहां पर कांग्रेस के नीरज डांगी, बीजेपी के रवनीत बिट्टू और राजेंद्र गहलोत, ये 21 जून को रिटायर होंगे, इनका चुनाव होना है। अब चूंकि रवनीत बिट्टू सेंटर में रेलवे राज्य मंत्री भी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं फूड प्रोसेसिंग के, और उनका पुनः नामांकन तय माना जा रहा है। क्योंकि 2027 की शुरुआत में पंजाब में भी विधानसभा चुनाव है, तो पंजाब के चेहरे को राज्यसभा में निश्चित रूप से ये भेजेंगे ही। दूसरे, भाजपा किसी दूसरी सीट पर अपने किसी कद्दावर, राजपूत, गुज्जर या जनजाति आदिवासी पर कैंडिडेट को उतार सकती है। पहले मदन राठौड़, चुन्नीलाल गरासिया, ऐसे लोगों को उतारा जाता रहा है, तो हो सकता है कि इस बार किसी नए चेहरे को उतारा जाए। कांग्रेस की तरफ से नीरज डांगी की उम्मीद है कि वो फिर से चुने जाएंगे। और यहां पर जो समीकरण है, किसी प्रकार के क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं मुझे नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश में भी दर दिलचस्प होगा। मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री हैं, अल्पसंख्यक ईसाई चेहरा है बीजेपी का, जॉर्ज कुरियन, साउथ से आते हैं। बीजेपी के ही सुमेर सिंह सोलंकी हैं, आदिवासी नेता हैं। ये दोनों भी रिटायर हो रहे हैं। और कांग्रेस के एकमात्र राज्यसभा सांसद हैं यहां से दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी रिटायर हो रहे हैं। देखिए, जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा जाना तय है, क्योंकि एक अल्पसंख्यक कोटे के मंत्री हैं, साउथ से आते हैं और केरल से उनका जुड़ाव है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें निश्चित रूप से फिर से भिजवाएगी ही। दूसरी सीट के लिए सुमेर सिंह सोलंकी का नाम चल रहा है अभी, लेकिन हो सकता है कि इस सीट को बदला जाए, किसी महिला या पिछड़े वर्ग के नेता को भी पार्टी आगे कर सकती है। दिग्विजय सिंह को कांग्रेस, 79 ईयर्स के हो चुके हैं, दिग्विजय सिंह को कांग्रेस फिर से भेजेगी या नहीं, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। अब आने वाले जो स्थितियां हैं वो आसानी से स्पष्ट नहीं होंगी। यह बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा कर्नाटक का, और खासतौर से यहां पर किसे भेजा जाएगा। लेकिन एक और बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है झारखंड में। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर 2 सीटों का चुनाव होना है। 2 राज्यसभा सीटें यहां पर खाली हो रही हैं और 28 वोट एक के लिए आवश्यक है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठबंधन है, इनका 56 विधायकों का मजबूत समीकरण है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34, कांग्रेस के 16, लालू की पार्टी के 4 और सीपीआई-एमएल के 2 विधायक हैं। दूसरी ओर एनडीए के पास केवल 24 एमएलए हैं, बीजेपी के 21, आजसू जो उनकी सहयोगी है उनका 1, जेडीयू का 1 और लोक जनशक्ति पार्टी का 1। यानी कि 28 वोट में से 24 वोट पक्के हैं, लेकिन 4 कम है। यहां से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं दीपक प्रकाश, इनका कार्यकाल 21 जून को खत्म होगा। शिबू सोरेन जो हेमंत सोरेन के पिता थे, उनका निधन हो गया था और तभी से यह सीट खाली पड़ी हुई थी। दूसरी सीट यह है, इसका राज्यसभा सीट का चुनाव होगा, तो एक सीट तो इनकी पक्की है। और कायदे से अगर समीकरण की मैं बात करूं, 56 इनके पास वोट हैं इंडिया अलायंस के पास, और 56 ही 2 सीटों के लिए आवश्यक है। बिल्कुल किनारे पर है, एक भी वोट कम हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन यहां पर बीजेपी ने चाल यह चली है कि वो अपना कैंडिडेट उतारने जा रही है। और देखिए, बीजेपी ने यह ऐलान कर दिया है, कई उनके नेताओं ने, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, वो अभी दिल्ली में आए थे, उन्होंने कई नेताओं से बातचीत की, सीनियर लीडर्स से भी, और उन्होंने ये कहा कि भले ही
कागज पर हमारी संख्या कम हो लेकिन हम अपना कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। इसके बाद खलबली मच गई है कांग्रेस में और झारखंड मुक्ति मोर्चा में कि यहां पर क्या होने वाला है। यह बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा, क्रॉस वोटिंग हो सकता है। गुजरात की 4 सीटें हैं, बीजेपी के पास हैं 3, एक शक्ति सिंह गोहिल वाली कांग्रेस के पास है और बीजेपी के हैं रामभाई मोकारिया, रमीलाबेन बारा, नरहरि अमीन, तीनों रिटायर हो रहे हैं 21 जून को। कांग्रेस के पास विधानसभा में संख्या नहीं है, इसलिए यह सीट भी बीजेपी के पास जाएगी, यानी कि चारों की चारों सीटें बीजेपी के पास जा सकती हैं। किसी पाटीदार और ओबीसी को भी बीजेपी यहां अपना कैंडिडेट बना सकती है। लेकिन एक बड़ा ही दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है दोस्तों उड़ीसा में। उड़ीसा में एक बड़ा नाटकीय घटनाक्रम हुआ। बीजू जनता दल के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंतराय ने 25 मई को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और उड़ीसा में इसमें बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। उनका इस अचानक इस्तीफा होने के बाद उन्होंने अगले दिन आकर के दिल्ली में नितिन नवीन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अरुण सिंह जो इनके राष्ट्रीय महासचिव है, इनकी मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो यह माना जा रहा है कि सामंतराय को अब बीजेपी के कोटे से राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। वो पहले 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं और उनके पिता नित्यानंद सामंतराय कांग्रेस के कभी दिग्गज नेता हुआ करते थे। तो सामंतराय का जो इस्तीफा है ये कोई अचानक नहीं हुआ है, ये बीजेपी की प्लानिंग है कि बीजू जनता दल को कमजोर किया जाए और अपने नंबर्स को बढ़ाया जाए। अब बीजू जनता दल जो है उसकी स्थिति यह हो गई है कि उसकी राज्यसभा में स्थिति कभी 10 के पार थी, लेकिन अब गिरकर केवल 5 रह गई है। और अब यह स्थिति है कि कई बड़े ऐसे नेता हैं जैसे कि सस्मित पात्रा हैं जो संसदीय दल के उनके नेता भी हैं, उन्होंने तो अपने पद से इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है और 147 सदस्यीय उड़ीसा विधानसभा में भाजपा का स्पष्ट रूप से पूर्ण बहुमत है। तो इस हिसाब से बीजेपी को कोई दिक्कत होगी नहीं। महाराष्ट्र की एक सीट के बारे में भी आपको बताऊं, सुनेत्रा पवार जो अब डिप्टी सीएम बन गए, उनकी राज्यसभा सीट खाली हुई है, उनके बेटे पार्थ पवार को उनके स्थान पर भेजा जा रहा है राज्यसभा। लेकिन पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में बड़ा दिलचस्प खेल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में गुटबाजी चल रही है, आप सब लोग जानते ही हैं। और अभी हाल ही में टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने 28 मई को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाए कि पार्टी पर भ्रष्टाचार है, आरोप हैं, ये हैं, फलाना है, और वो मीडिया में पार्टी का बचाव नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा टीएमसी ने अपने 2 विधायकों ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को निकाल दिया है। अभी जो फर्जी सिग्नेचर वाला मामला हुआ है, एलओपी के चुनाव के लिए जो चिट्ठी लिख कर दी गई थी उस पर फर्जी सिग्नेचर हुए थे। तो यहां पर भी समीकरण दिलचस्प हो सकता है। अलबत्ता तमिलनाडु में एक सीट का उपचुनाव होगा 18 जून को, और यह इसलिए होगा क्योंकि एआईएडीएमके के जो सीवी षणमुगम थे वो एमएलए बन गए और वो सीट छोड़नी पड़ेगी। और उस सीट पर अगर चुनाव होगा तो कांग्रेस और टीवीके का गठबंधन है, विजय और कांग्रेस का गठबंधन है। तो कोशिश ये हो रही है कि विजय अपना एक राज्यसभा सांसद बनवाना चाहेंगे, उनकी नई नई पार्टी बनी है, वो चाहेंगे कि उनका भी कोई राज्यसभा में प्रेजेंस हो जाए। लेकिन कांग्रेस ये चाह रही है कि वो एक सीट विजय उनके लिए छोड़ दे। तो दोस्तों बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है। मेरी तो नजर रहेगी कर्नाटक पर, झारखंड पर, आंध्र प्रदेश पर और निश्चित रूप से तमिलनाडु पर सबकी नजर रहने वाली है कि क्या कांग्रेस भीख मांगने में सफल होगी। यह बहुत बड़ा सवाल है। आज के वीडियो में इतना ही, और जैसे ही इसमें नामांकन की स्थिति स्पष्ट होगी 9 जून के बाद 11 जून तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एक वीडियो हम तब भी बनाएंगे कि किस सीट से कौन निर्विरोध चुना जा रहा है, कौन प्रत्याशी है और किस पार्टी की तरफ से कौन राज्यसभा में जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।